हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ आए हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे। एक नया चैप्टर है और नई यूनिट है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा बहुत आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज हम करंट के बारे में जानकारी लेंगे, करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। चलिए समझ लेते हैं करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। जो भी आपने 10th तक पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आप जानते हैं कि क्या होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट के। बाई चांस ये चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दोनों में से कोई भी चार्ज। अगर ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, ठीक है, अगर ये मूव हो रहा है, ठीक है, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज इज ए करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज ए करंट। समझ पा रहे हैं? अगर ये दोनों में से कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वो ये अगर मूव करेगा माने फ्लो करेगा, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। ये बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखिए कि जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में ही कोई भी चीज क्या होगी, मूव होगी, होगी कि नहीं, ये तो 11th में पढ़ा है। तो ये जो चार्ज मूव होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में मूव होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ दें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन हुई है ना। तो करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। कोई चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे। तो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों में से कोई भी चार्ज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो होगा तो आप कहेंगे कि ये टर्म क्या डिफाइन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। आपने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। चार्ज बाई टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आपने डेफिनेशन पढ़ी थी और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर होगी। चलिए और चीजों को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी फॉर्मूला करंट का है, जो कि आपने 10th में पढ़ा था। पर ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है स्टीडी करंट के लिए। किसके लिए, स्टीडी इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूले के बारे में हम अंडरस्टैंड अभी कराते हैं कि कब लगता है, ये फॉर्मूला कब न्यूमेरिकल में लगाया जाता है, इसको समझा देते हैं। अभी आपके क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्लियर। अब देखिए कंडक्टर के अंदर की क्या कहानी है, थोड़ा सा कंडक्टर के अंदर की कहानी को समझ लें। अब अगर आपसे ये बोलें कि एक कंडक्टर ले लें, कंडक्टर को हम जनरली एक सिलेंड्रिकल शेप का बनाते हैं। आप वायर देखते हैं, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो वैसे ही एक सिलेंड्रिकल शेप का बना रहे हैं। मेटल की वायर होती है, आपको भी मालूम है, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर। तो एक सिलेंड्रिकल शेप की हम वायर दिखा रहे हैं, इसको हम कंडक्टर बोल रहे हैं। आपको ये मालूम है कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है। कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, कंडक्टर के सरफेस पे होता है। अब ये जो कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज मौजूद है, मान लेते हैं कंडक्टर का सरफेस, ये पूरा सरफेस दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, सरफेस की बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अंदर की कोई बात नहीं होगी अभी, ठीक है। तो कंडक्टर के सरफेस पे बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर के सरफेस पे खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ रहे हैं, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। रैंडम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका रैंडम मोशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। इनका कोई भी रैंडम मोशन होता रहता है कंडक्टर के अंदर। तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है कि नहीं। जब ये नेगेटिव चार्ज मूव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कंडक्टर में करंट होगी,
इलेक्ट्रिक करंट जरूर होगी, क्योंकि चार्ज मूव हो रहा है। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है तो कंडक्टर में करंट होगी, ऐसा आपका बोलना है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन वही पढ़ी। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल, कंडक्टर में चार्ज जो है वो मूव हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के सरफेस पे मूव हो रहे हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगी ही होगी। तो जब आप क्या करेंगे, कॉपर की वायर को नेकेड पकड़ेंगे, जब आप नेकेड कॉपर की वायर को पकड़ेंगे तो आपको करंट मार देना चाहिए, बिल्कुल, पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण समझिए कि अब देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उल्टे डायरेक्शन में। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे डायरेक्शन में मूव, मतलब इस डायरेक्शन में मूव किया। तो अब देखिए, ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसा हम अभी कुछ देर के लिए मान लें कि ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है -2 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये डायरेक्शन पॉजिटिव चूज करेंगे तो ये डायरेक्शन नेगेटिव चूज करना पड़ेगा कि नहीं? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन 2 की वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये -2 की वेलोसिटी से इधर आ रहा है, तो इन दोनों की एवरेज, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जरा एवरेज वेलोसिटी निकालिए। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? 2 - 2 = 0। समझ रहे हैं? अब देखिए, ये तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी आपको समझाई। ऐसे सोचिए, इसके तो मतलब हमने क्या समझाया आप लोगों को? हमने ये समझाया कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की आप कहानी समझिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट है, ठीक है, जिसके कारण से इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल रही है? 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 निकलने का मतलब समझ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन की कहानी समझिए, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी निकली? 0। तो मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं। अरे जिस चीज की वेलोसिटी 0, तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहा कंडक्टर के अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे आप समझिए, यहां पे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं सरफेस पे, सब इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनका जो रैंडम मोशन है वो कुछ ऐसे मॉडिफाई हो गया है कि इस कंडक्टर में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी की डायरेक्शन को ऑपोज कर रहे हैं। समझ रहे हैं? वेलोसिटी की डायरेक्शन को इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ऑपोज कर रहे हैं। तो हमको एवरेज वेलोसिटी पूरे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स की, जितने भी 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो वो 0 आएगी, जो कि क्लियर, ये डाउट क्लियर कर देता है कि इलेक्ट्रॉन का मोशन इमेजिन करिए कि नहीं हो रहा है कंडक्टर में। पर एक्चुअल में एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन तो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, पर उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ओरिएंटेड है कि वो क्या कर रही है? एवरेज वेलोसिटी पूरे कंडक्टर की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है, जिसके कारण से जब आप कॉपर वायर खरीदते हैं और हाथ में पकड़ते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि आपको करंट नहीं लगती। दूसरी बात, आप ऐसा भी कह सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर डायरेक्शन एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं? कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। इस कारण से आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग रहा। जब आप कॉपर की वायर मार्केट से बस खरीद के हाथ में पकड़ लेते हैं और नेकेड करके पकड़ेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगी। वही अगर आपसे ये बोला जाए कि ये कहानी कंडक्टर के अंदर की, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। थोड़ा सा हमने ग्लिम्स दे दिया कि कंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसी कंडक्टर को हम लोग जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में,
ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बाई चांस ये वाला इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, अब इन सब का रैंडम मोशन हो रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहे। जैसे ही आप इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, याद रखिए, जैसे ही आप इसको सेल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही सेल से कनेक्ट करेंगे, याद रखिए, सेल से कनेक्ट करने पे इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगी। अब जैसे ही आपने सेल से कनेक्ट किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जाके इधर से जुड़ा तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव जाके इधर से जुड़ा तो नेगेटिव। तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्या करने लगेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन फिक्स हो गई, डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स हो गई। देख लीजिए, सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस क्या हो गई, फिक्स हो गई। सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो अब आपको रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं मिलेगा। नोटिस कर रहे हैं, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आपको इस समय, आप जैसे ही आपने सेल से कनेक्ट किया कंडक्टर को, सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगे, ठीक है, फिक्स डायरेक्शन में। तो आपको नेट करंट मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, नेट करंट मिलेगी। माने इस कंडक्टर के अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, बिल्कुल चार्ज का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अगले टॉपिक में। अभी उनको जो पढ़ना है उस पे आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के करंट के बारे में हमने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होती है वो क्यों फ्लो होती है, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करते हुए एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आपको नेकेड वायर पकड़ते हैं, जब आप मार्केट से लाते हैं तो नेकेड वायर पकड़ने पे करंट नहीं लगती। यही अगर आप उसको सेल से कनेक्ट कर देंगे वायर को, ठीक है, और तब पकड़ेंगे तो आपको करंट लगेगी कॉपर वायर में। क्यों लगेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव होने लगे, तो आपको ज्यादा करंट मिलेगी। चलिए इसको और डिटेल में समझ सकते हैं तो समझते हैं कि अगर आपसे ये बोला जाए कि ये करंट, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, हमने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और सेल से कनेक्ट करने पे बाय चांस मान लेते हैं कि आपने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां से एक सेकंड में मान लेते हैं 500 इलेक्ट्रॉन पास हुए, फिक्स डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, फिक्स डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की ओर भागेगा। एक सेकंड में 500 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन से पास हुए, ठीक। तो आपने बोला कि भाई एक सेकंड में 500 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन से, और अगला ही एक कंडक्टर और ले ले, एक कंडक्टर और ले लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर और ले लेते हैं, उतना ही बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए। अब यहां से एक सेकंड में बाई चांस 2000 इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, यहां से 2000 चार्ज पास हो रहा है, यहां से 500 चार्ज पास हो रहा है। तो जाहिर सी बात है यहां पे ज्यादा करंट है और यहां पे कम करंट है। तो करंट किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ चार्ज पे। किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ चार्ज पे। मतलब कि टाइम के साथ कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से। कंडक्टर के अंदर की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन था, यहां से ज्यादा चार्ज का फ्लो हुआ तो ज्यादा करंट होगी, ठीक है, और यहाँ पे कम चार्ज है तो कम करंट फ्लो होगी। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होंगे तो करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और नंबर ऑफ चार्ज कम होंगे तो करंट कम फ्लो होगी। अब करंट कितनी तरीके से डिफाइंड है मैथमेटिकली। अब चलिए करंट का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने चलते हैं, ठीक है, करंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने चलते हैं। ठीक है, करंट 3 तरीके से डिफाइंड है। पहले एवरेज करंट डिफाइन करेंगे, फिर इंस्टैन्टेनियस करंट डिफाइन करेंगे,
इंस्टैंटेनियस करंट डिफाइन करेंगे और उसके बाद स्टीडी करंट डिफाइन करेंगे। ठीक, एवरेज करंट कैसे डिफाइंड है? एवरेज करंट को डिफाइन करने का फॉर्मूला ये होता है आई बार, आई के ऊपर बार लगता है एवरेज करंट, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की बजाय क्या बोल दें, स्मॉल क्यू। एवरेज करंट कैसे डिफाइंड है इसको समझ लीजिए। अगर कोई आपने कंडक्टर लिया, ठीक है, ये कंडक्टर लिया और मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो या फिर ऐसा समझ लीजिए, कुछ ऐसा समझने का प्रयास करिए जैसा हम समझा रहे हैं। इस कंडक्टर से पहले सेकंड में 10 एम्पियर की करंट पास हुई, ठीक है, और अगले ही सेकंड में, दूसरे सेकंड में 20 एम्पियर की करंट पास हुई, तीसरे सेकंड में बाई चांस मान लेते हैं 45 एम्पियर की करंट पास हुई, और चौथे सेकंड में मान लेते हैं 70 एम्पियर की करंट पास हुई। मतलब इस कंडक्टर से हर सेकंड में देखिए करंट बदल रही है कि नहीं, ठीक। तो अगर हम आपसे बोले कि ये बताइए कि इस कंडक्टर में 4 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई, 4 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई, कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई, तो आप एवरेज बताएंगे ना। क्यों? क्योंकि हर सेकंड करंट तो बदल रही है, समझ रहे हैं बात को। तो इस कंडक्टर में हर सेकंड जब करंट बदल रही है तो एवरेज ही करंट तो बता पाएंगे। तो इसलिए एवरेज करंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये क्या बता रहा है, आई बार, दिस इज एवरेज करंट। एवरेज करंट कब निकालनी है न्यूमेरिकल में, ये तरीका समझ लीजिए, जब हर सेकंड करंट क्या हो रही है, बदल रही है। इंस्टैंटेनियस करंट क्या होती है? अब देखिए, अगर हम आपसे बोले कि हमको तीसरे सेकंड में करंट बताइए कितनी है, इस कंडक्टर में तीसरे सेकंड में कितनी करंट है, तो तुरंत आप बोलेंगे 45 एम्पियर की करंट है। तो ये क्या हो गई, इंस्टैंटेनियस करंट। मतलब कि उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताइए कितनी करंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दूसरे सेकंड में कितनी करंट है, तो आप बोलेंगे 20 एम्पियर की करंट थी। दूसरे सेकंड में 20 एम्पियर की करंट इसमें कंडक्टर में फ्लो हुई, समझ रहे हैं। और आपसे कोई पूछे चौथे सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई, तो आप बोलेंगे 70 एम्पियर करंट फ्लो हुई। तो इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला होता है I इज टू डी क्यू बाई डी टी। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला है, ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है। बहुत क्लियर पिक्चर रखिए न्यूमेरिकल पॉइंट से। अब स्टीडी करंट क्या होती है ये भी समझ लीजिए। अगर हम आपसे बोलें कि पहले सेकंड में भी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, दूसरे सेकंड में भी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, तीसरे सेकंड में भी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, और चौथे सेकंड में भी 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, ठीक। तो करंट क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब करंट चेंज नहीं हो रही है ना, टाइम के साथ करंट नहीं बदल रही, तो उसको बोलते हैं स्टीडी करंट। क्या बोलते हैं, स्टीडी करंट। जब भी आप सेल लगाते हैं सर्किट में, जब भी आप सेल लगाते हैं तो याद रखिए सेल हमेशा स्टीडी करंट की सप्लाई देती है। सेल क्या करती है, या बैटरी लगाओ चाहे सेल लगाओ, वो हमेशा सर्किट में स्टीडी करंट रखेगी। स्टीडी करंट मतलब टाइम के साथ इस कंडक्टर में करंट नहीं बदलेगी, तो उसको क्या नाम दे देते हैं, स्टीडी करंट नाम दे देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, I इज टू क्यू बाई टी। ये आपने 10th में पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला आप लोग 10th में बहुत लगाते थे। बट अब 12th में आप ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे जब करंट टाइम के साथ बदल रही है कंडक्टर में, समझ रहे हैं। पहले सेकंड में कुछ और, दूसरे सेकंड में कुछ और, तीसरे सेकंड में कुछ और, चौथे सेकंड में कुछ और। तो ये करंट को डिफाइन करने का हमने तरीका बता दिया, एवरेज करंट, इंस्टैंटेनियस करंट और स्टीडी करंट। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, इतनी बातें क्लियर हो गई तो करंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दें। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ये आपको मालूम है क्लास 10 से ही। कैपिटल ए से इसको क्या कराया जाता है, डिनोट किया जाता है। एक फंडामेंटल यूनिट है, एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। करंट की डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। अब आपने बोला कि सर डायरेक्शन नहीं होती, ऐसा क्यों? चलिए, अगर हम आपसे बोले कि यहां से 4 एम्पियर की करंट आ रही, यहां से 5 एम्पियर की करंट आ रही, तो यहां से कितनी एम्पियर की करंट जाएगी, 9 एम्पियर की करंट जाएगी। अरे यहां से 4 एम्पियर की करंट आई, यहां से 5 एम्पियर की करंट आई, यहां से 4 एम्पियर की करंट आई, मिलके 9 एम्पियर की करंट जा रही आगे।
तो मतलब देखिए सिंपल मैथ से जुड़ रहे हैं कि नहीं, सिंपल मैथ से जुड़ रहे हैं कि नहीं, इन दोनों को जोड़ दें तो सिंपल मैथ्स 9 एम्पियर की करंट आगे जाएगी। तो ये वेक्टरली जुड़ रहे हैं क्या, वेक्टर कैसे जुड़ते हैं बोलिए, अगर वेक्टर जोड़ना होता तो कैसे जोड़ते, इनके बीच का अब देखिए डायरेक्शन कंसिडर करने पड़ेगी, मानिए इनके बीच का एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। अगर ये एक वेक्टर होता, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, या फिर इसको I1 वेक्टर ले ली और इसको I2 वेक्टर ले ली, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो आपको ये लगाना पड़ता I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा, जहां पे थीटा डायरेक्शन भी कंसिडर करनी पड़ गई, है ना। पर आप नोटिस करिए ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर यहां से 4 आ रही, यहां से 5 आ रही, तो इसमें 9 एम्पियर की करंट जाएगी, मतलब करंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर बाई चांस ये वायर आपकी सीधी है, ये वायर आपकी सीधी, ठीक है, आपने इसको मोड़ के सर्कुलर कर दिया, तब भी तो उतनी ही करंट दौड़ेगी सर्किट में, आई करंट, देखिए डायरेक्शन चेंज कर दिया तब भी करंट उतनी ही। तो यहाँ पे भी ऐसे समझिए थीटा पे डिपेंडेंसी करंट की नहीं है, ये दोनों आगे स्केलर से जुड़ रहे हैं, सिंपल स्केलर से जुड़ रहे हैं, यहाँ वेक्टर एडिशन नहीं हो पा रहा है करंट का, मतलब कि आप वेक्टरली नहीं जोड़ सकते। अगर वेक्टरली जोड़ते तो रिजल्ट कितना आता, बाई चांस ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं 90 डिग्री, चलो ये एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री, ऐसे कुछ, चलो ठीक है, I1 करंट ये हो गई और I2 करंट ये हो गई, क्लियर। I1 ये I2 ये, इनके बीच का एंगल मान लेते हैं 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री पे हट जाएगा, cos 90 0। I1 का स्क्वायर कितना होता, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होता, सॉरी 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता 25, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो जाता √41। मतलब इस ब्रांच में कितनी 40 √41 एम्पियर की करंट होनी चाहिए थी अगर वेक्टर फॉलो होता तो, पर करंट वेक्टर फॉलो नहीं कर रहे, इसमें 9 एम्पियर की करंट है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया और मैथमेटिकली सिंपल जोड़ने पे 9 एम्पियर की करंट आ रही। इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होता है करंट के पास, पर वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट एक स्केलर है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए अब अगर आपसे एक छोटी सी बात की जाए कि करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J वेक्टर, ठीक है, करंट डेंसिटी को J वेक्टर, कई बुकें स्मॉल J वेक्टर से भी डिनोट करती हैं, पर कैपिटल J वेक्टर से डिनोट किया जाता है एक्चुअल में। तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी डिफाइंड है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में, दैट इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। कोई भी एरिया है, जैसे करंट है, उस एरिया से जा रही है, उसको एरिया से डिवाइड कर दे तो आपको करंट डेंसिटी मिलेगी। क्यों करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, देखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब करंट को हमको ये बताइए, जब सर्किट में करंट फ्लो होगी तो हमको किसी तरीके से उसका डायरेक्शन भी कंसिडर करना है, करंट का डायरेक्शन भी कंसिडर करना है, पर करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम उसका डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। तो हम एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, कौन सी क्वांटिटी, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या है, एक नई क्वांटिटी है जो क्या बताती है, करंट पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हमने क्या कर लिया, करंट को ही धीरे से किसमें चेंज कर लिया, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कर लिया। स्केलर, करंट स्केलर थी, उसको हमने धीरे से किसमें चेंज कर लिया, वेक्टर में चेंज कर लिया, और हम वेक्टर के फॉर्म में करंट को धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। बट याद रखिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग करंट को करंट डेंसिटी में बदल लिया, ताकि हम करंट के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको किसी तरीके से वेक्टरली भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आगे बड़ी क्लासेस में। आपकी क्लास में नहीं है, बड़ी क्लासेस में ऐसा होगा, तो हम करंट डेंसिटी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए
थोड़ा फिजिकल मीनिंग समझा के, बाई चांस मान लेते हैं कि करंट फ्लो हो रही है, ये करंट, ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। अब करंट की पहले डायरेक्शन आपको बता दें। देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है, वही करंट की डायरेक्शन होती है। अब देखिए आपने बोला सर हम डायरेक्शन से क्यों समझे, करंट तो एक स्केलर है, तो अभी हमने बताया आपको कि करंट स्केलर तो जरूर है पर उसके पास डायरेक्शन जरूर है, वो वेक्टर एडिशन नहीं फॉलो करते, डायरेक्शन जरूर है करंट के पास। तो ये यहां ध्यान में रखिए, करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होगी वही करंट की डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बता देते हैं आपको, नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ठीक है, करंट का फ्लो होगा, दैट इज करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, ठीक है, तो करंट की यही डायरेक्शन होगी, करंट की भी यही डायरेक्शन होगी। अगर नेगेटिव चार्ज इधर मूव हो रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट टू द चार्ज फ्लो, चार्ज इधर फ्लो हुआ, करंट की डायरेक्शन इधर हो गई। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे ही अगर कंडक्टर की आपसे बात करेंगे हम, ठीक है, कंडक्टर की बात करें, एक हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, और कंडक्टर को हमने कनेक्ट कर दिया किससे, मान लेते हैं बैटरी से, सेल से, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की ओर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट की क्या डायरेक्शन होगी, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी आपसे करंट की डायरेक्शन की बात होगी तो हमेशा करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर यही कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज किधर मूव होता, इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां से रिपल्शन झेलता, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां से रिपल्शन झेलता तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव होता, तो यही डायरेक्शन करंट की भी हो जाती। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो कन्वेंशनल करंट हमेशा किधर फ्लो होती है, जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज करंट होती है, ठीक। और मोटे कॉन्सेप्ट से ध्यान में रखना है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट की डायरेक्शन होगी। अगर सेल कनेक्टेड है कंडक्टर में तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन क्या होगी, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब हम करंट डेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसमें से करंट पास हो रही है, बाई चांस मान लेते हैं ये करंट है जो कि पास हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये देखिए इस कंडक्टर के अंदर करंट पास हो रही है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया हमने डेल्टा एस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कुछ डेल्टा टी टाइम में, कुछ डेल्टा टी टाइम में, कुछ टाइम में डेल्टा आई अमाउंट की करंट यहां से पास हो गई, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा आई अमाउंट की करंट पास हो गई, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा एस है। अब अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया वेक्टर बनाएं, एरिया वेक्टर तो बना ही सकते हैं, एरिया का एरिया वेक्टर बनाना सीखा, तो उसका अगर आप एरिया वेक्टर बनाएंगे तो एरिया वेक्टर होगा डेल्टा एस वेक्टर, और वो परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा। देख लीजिए ये क्या हो गया आपका डेल्टा एस वेक्टर, जो कि परपेंडिकुलर टू द एरिया है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ठीक है। अब अगर आप करंट डेंसिटी को डिफाइन करेंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आई करंट पास हुई, डेल्टा एस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आई करंट पास हुई, तो करंट डेंसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे डिफाइंड होगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा एस, डेल्टा आई बाई डेल्टा
एस। ये आपका क्या हो गया, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। कितनी बातें क्लियर समझ में आ रही हैं आप लोगों की? तो ये करंट डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर आपसे बोला जाए कि पहले सेकंड में 10 एम्पियर की करंट पास हुई, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट पास हुई, 10 एम्पियर की करंट पास हुई। अगले सेकंड में कितनी, 20 एम्पियर की करंट पास हुई। अगले सेकंड में 70 एम्पियर की करंट पास हुई। अगले सेकंड में 100 एम्पियर की करंट पास हुई। मतलब कि हर सेकंड करंट बदल रही है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज डिफाइंड होगी। कैसे डिफाइंड होगी, एवरेज। तो यही फॉर्मूला एक्चुअल में एवरेज बताने लगेगा। यही फॉर्मूला क्या बताने लगेगा, एवरेज बताने लगेगा। किसका, करंट डेंसिटी। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो मतलब अगर यहां इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट बदल रही है तो करंट अपॉन एरिया विल गिव अस द एवरेज करंट डेंसिटी ऑफ द यूनिट एरिया, जो भी आपने एरिया लिया है। क्लियर बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, करंट की ये डायरेक्शन है, ठीक है, और एरिया वेक्टर की भी यही डायरेक्शन है। देख लीजिए डेल्टा एस वेक्टर। करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। देख लीजिए एरिया वेक्टर भी ऐसे है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो उनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तब ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, तब ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं सिंपली। अगर आई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तब ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर आपसे ये बोला जाए, थोड़ी बात ये की जाए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो कंफ्यूज मत होइए। करंट डेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन होगी। याद रखिएगा, जो डायरेक्शन करंट की होगी वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हैं बात को? तो ये ध्यान में रख लीजिएगा एक बात कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन होगी। अब अगली कहानी समझ लेते हैं। अभी हमने आपसे बोला इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर थोड़ा सा हम टिल्ट कर दे एरिया, बाई चांस मान लेते हैं कि हमने एरिया को क्या कर दिया, पहले ऐसा एरिया लिया था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एरिया को क्या कर दें, टेढ़ा कर दें। ये टेढ़ा कर दिया हमने एरिया को, ठीक है। अब पहले तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, करंट की डायरेक्शन भी यही थी। देख लीजिए, अगर हम एरिया वेक्टर को थोड़ा सा एरिया को क्या कर दें, टिल्ट कर दें, तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन का होगा। देखिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन का होगा, डेल्टा एस वेक्टर इस डायरेक्शन का होगा कि नहीं? बिल्कुल। ये देखिए इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, हल्का सा टिल्ट किया है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो करंट से कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल, करंट से कुछ, ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, करंट से कुछ एंगल बनाना शुरू किया कि नहीं? किसने? एरिया वेक्टर ने। तो उस केस में आप डिफाइन कैसे करेंगे करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी को डिफाइन करने का फॉर्मूला अभी हमने बनाया था, I बाई ए, ठीक है, वही पीछे से हम लेके आएंगे। देखिए अब यहां पे I इज इक्वल्स टू, अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी करंट पास हो रही है, डेल्टा आई करंट पास हो रही है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं जो घूमा हुआ है, टिल्ट है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आई करंट पास हो रही है। तो करंट डेंसिटी कैसे डिफाइंड होगी, जे वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ डेल्टा एस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटेगा, जे डेल्टा एस कॉस थीटा। तो करंट डेंसिटी को हम कुछ इस तरीके से अब डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज जे इज इक्वल्स टू डेल्टा आई बाई डेल्टा एस कॉस थीटा। मेरे ख्याल से आपके बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे करंट डेंसिटी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर है। देखिए आपको करंट स्केलर मिल गई कि नहीं, पर आपका काम भी बन गया। आपने करंट की डायरेक्शन किसके टर्म्स में बताना शुरू कर दी, करंट की डायरेक्शन करंट डेंसिटी के टर्म्स में आप बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो करंट डेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर मिल रहा है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, एक स्केलर मिल रहा है।
और ये करंट डेंसिटी डिफाइन करने का तरीका है अगर आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो करंट से कुछ एंगल बनाता है तब के लिए। क्लियर बात समझ में आई? तो करंट डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट है वो स्टीडी, करंट कैसी है? स्टीडी, मतलब टाइम के साथ करंट चेंज नहीं हो रही, तो करंट डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं I/S। ये एक सिंपली, जब स्टीडी करंट होगी सर्किट में, स्टीडी करंट समझ रहे होंगे आप लोग, अभी हमने पीछे समझाया, जब स्टीडी करंट होगी सर्किट में तो आप करंट डेंसिटी का स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, J = I/S, दैट इज करंट पर यूनिट एरिया। बट इनके बीच का एंगल कितना होगा? दैट इज डेल्टा S, और J के बीच का एंगल कितना होगा बोलिए? अब J के बीच का एंगल मतलब समझ रहे हैं, जो J है वो एक्चुअल में करंट की ही तो डायरेक्शन है, तो करंट और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री, ठीक। तब ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए डायरेक्टली स्टीडी स्टेट के लिए, जब स्टीडी करंट यहां फ्लो हो रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, 2, 4, 5 न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसी बेसिस पे, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल 1 देखिए, हम लोग लेके आते हैं। न्यूमेरिकल 1 क्या कह रहा है? कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज, न्यूमेरिकल 1 बोल रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज passed in time t, in time t through a cross section, through a cross section of a wire is QT is equals to AT square plus BT plus C। निकालना क्या है? आपको निकालना है डायमेंशन। दूसरा आपको निकालना क्या है? 5 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई, ठीक है। 5 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हुई। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 5th सेकंड, 5वें सेकंड में करंट की कितनी वैल्यू होगी। क्वेश्चन समझा देते हैं। जहां पे A की वैल्यू दे रखी है, एक कांस्टेंट है 5, B की वैल्यू दे रखी है 3 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। चलिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू, अब मान लेते हैं कंडक्टर, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कंडक्टर, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, ठीक है, जो क्रॉस सेक्शनल, अब ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही कहलाएगा अगर आप इधर से देखें। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो चार्ज पास हो रहा है, जो चार्ज पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो इस इक्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। ये देखिए, इक्वेशन को क्या करता है? फॉलो करता है। वही क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक। अब इन्होंने बोला कि आप A कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है 5, 3, 1, ठीक। तो आप हमको ये बताइए A, B और C का डायमेंशन क्या होगा। दूसरी बात उन्होंने बोला कि 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में कितनी करंट होगी। अगर ये इक्वेशन है, चार्ज की इक्वेशन है, तो 5वें सेकंड में करंट बताइए कितनी होगी। तुरंत निकाल लेंगे, 1 मिनट में निकाला जा सकता है। चलिए निकाल लेते हैं। डायमेंशन क्या होगा? अब जाहिर सी बात है AT स्क्वायर। अब ये जो इंडिविजुअल टर्म है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल 11 से में पढ़ा होगा, ये जो इंडिविजुअल टर्म है इनका डायमेंशन इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। दैट इज Q का डायमेंशन क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T। Q का डायमेंशन कितना होगा? इसका एम्पियर, इसका T उधर जाएगा, देखिए, ठीक है। करंट का A, करंट का T। तो यहाँ पे AT स्क्वायर किसके बराबर होगा? AT के बराबर होगा। अब T का डायमेंशन क्या है? T टाइम है यहाँ पे, तो T स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अब ये जो A है इससे कंफ्यूज कर रहे हैं, ये A कांस्टेंट है, ये A क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। और ये A क्या है? एम्पियर है।
तो कंफ्यूज मत होइए। तो यहां से आपको डायमेंशन ए का पता चल गया। ए का डायमेंशन कितना होगा, बोलिए, ए का डायमेंशन बोलिए कितना होगा, दैट इज ए टी बाई टी स्क्वायर, दैट इज ए, ये एम्पियर वाला ए है और ये टी इनवर्स, ठीक है, ए टी इनवर्स, ए का डायमेंशन आ गया। सिमिलरली बी का भी निकाला जा सकता है। बी टी को किससे कंपेयर करा दीजिए, ए टी से। अरे ये इंडिविजुअल टर्म इसके डायमेंशन के बराबर होगा। यहाँ चार्ज है तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी, इसके बराबर होगा। तो बी का डायमेंशन कितना आया, टी का डायमेंशन टी, तो बी का डायमेंशन कितना आया, एम्पियर। बी का डायमेंशन कितना आया, एम्पियर। टी टी कट गया ना तो एम्पियर आया, बी का डायमेंशन एम्पियर हो गया। सी का डायमेंशन क्या होगा भाई, सी भी कंपेयर कराओगे, ठीक है, इंडिविजुअल कंपेयर कराना है, ध्यान में रखिए। सी का डायमेंशन क्या होगा, ए टी। सी का डायमेंशन क्या होगा, ए टी, क्योंकि चार्ज का डायमेंशन कितना है, ए टी। तो तीनों का डायमेंशन आ गया। अब 5वें सेकंड पे आपको क्या निकालनी है, 5th सेकंड पे क्या निकालना है, 5वें सेकंड में करंट निकालनी है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें, डी क्यू बाई डी टी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, 280। इसको डिफरेंशिएट किया 280 प्लस बी, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दें। तो ये करंट बताने लगा, पहले चार्ज था, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो करंट बताने लगा। 2a, a की वैल्यू कितनी है 5, देख लीजिए। t की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि 5वें सेकंड पे आपको निकालना है, ठीक है, इंस्टैंटेनियस करंट है ये, ठीक है। तो प्लस b, b कितना है 3, i कितना हो गया 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 प्लस 3, i करंट कितनी हो गई 53 एम्पियर। नोट कर लीजिए, शायद आपके काम आएगा। ये न्यूमेरिकल फर्स्ट है सी वर्मा का जो हमने सॉल्व कराया है, इसका आंसर 53 एम्पियर आ रहा है। इतनी बातें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। चलिए एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से, आसान सा सेकेंड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सेकेंड न्यूमेरिकल कह रहा है an electron gun emits 2 into 10 to the power 16 electron per second. What electric current that does it correspond? एक इलेक्ट्रॉन गन है, मान लेते हैं ये कोई गन है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई गन है, ठीक है। वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट कर रही है, क्वेश्चन नंबर 2 एच.सी. वर्मा का, ये बहुत आसान है। एक गन है और इस गन में से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 into 10 to the power 16 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि अगर पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसमें से पर सेकेंड कितनी करंट फ्लो हो रही है बाहर की तरफ, पर सेकेंड का अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, ये निकालना है, ठीक। तो निकाल लेंगे, Q = N into E, आसान है। चार्ज निकाल लीजिए, 2 into 10 to the power 16 into 1.6 into 10 to the power -19। अब पर सेकंड बोला गया तो टाइम कितना है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी करंट फ्लो इस गन से निकल रही है, ठीक, यही तो बताने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन कि 1 सेकंड में करंट बताइए कितनी फ्लो हो रही है। तो करंट इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो करंट निकाल लीजिए, चार्ज निकाल लिया, 2 into 10 to the power 16 into 1.6 into 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कुछ ठीक है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर तीसरा डिस्कस करा लेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है द करंट थ्रू ए वायर, the current through a wire depends on time, as I is equals to I naught plus alpha t. I naught is equals to 10 ampere, alpha is equals to 4 ampere per second. फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड, निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड
फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू section of wire in 10 seconds। अब बताइए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, द करंट थ्रू ए वायर, एक वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए जल्दी से। न्यूमेरिकल 4th है सी वर्मा का, जो हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रही है। जो करंट फ्लो हो रही है वो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। इस इक्वेशन को क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। तो आई नॉट की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है, और बोल रहा है कि 10 सेकेंड में कितनी करंट पास हुई। मतलब 1 से 10 सेकेंड में टोटल कितनी करंट पास हुई, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। एक बार 4th क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा सी वर्मा का, पता चल जाएगा आपको 10 सेकेंड में टोटल कितनी करंट पास हुई। ठीक है, इस कंडक्टर से, इस वायर से 10 सेकेंड। तो चलिए निकाल लेते हैं। 0 से 10 सेकेंड ले लें तो बेहतर है। 0 से 10 सेकेंड में कितनी करंट टोटल पास हुई इस कंडक्टर से, तो तुरंत निकल जाएगा। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, बिल्कुल इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला है। ठीक, डी क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू डी टी। क्लियर? डी क्यू इज इक्वल्स टू आई की जगह पे ये इक्वेशन फॉलो होगी, आई नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अच्छा, हमने ये इक्वेशन क्यों लगाई? ये इक्वेशन इसलिए लगाई, क्लियर पता चल रहा है कि ये जो करंट की इक्वेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर टाइम चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी, टाइम चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगी। तो हमने क्या ले लिया? एक इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला लिया और उससे हम एवरेज करंट कैलकुलेट कर ले जाएंगे। देखिएगा कैसे। डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट प्लस अल्फा टी डी टी। ठीक, अब यहां से अगर हम टोटल करंट की बात करें तो 0 से Q टोटल चार्ज होगा। 10 सेकेंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा? 0 से Q मान ले, आई नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। अच्छा, हमको 10 सेकेंड में टोटल चार्ज निकालना है। देखिए, फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू सेक्शन ऑफ वायर इन 10 सेकेंड्स। मतलब टोटल चार्ज 10 सेकेंड में कितना पास हुआ है। करंट नहीं निकालनी, करंट की तो इक्वेशन दे रखी है। तो टोटल चार्ज 10 सेकेंड में कितना पास होगा इस कंडक्टर से, वो निकालना। तो यहां से निकाल लेंगे। इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए कितने? 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में। अब वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए जल्दी। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q 0 से Q तक इज इक्वल्स टू, इसको अलग कर दीजिए, 0 से 10 आई नॉट डी टी प्लस 0 से 10 अल्फा टी डी टी। क्लियर? अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आई नॉट की वैल्यू दे रखी है। चलिए, आई नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, मेरे ख्याल से 10 दे रखी है। और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। ठीक, तो यहां उठा के वैल्यू पुट कर लें। अपर लिमिट लगाइए माइनस लोअर लिमिट। आई नॉट को बाहर ले लीजिए 10, आई नॉट की वैल्यू पुट करके बाहर ले लीजिए 0 से 10। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? dt का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? dt का t होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लें t 0 से 10 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? t इंटू डी टी का, टी स्क्वायर बाई 2, इतना ही तो इंटीग्रेशन होगा। यहां से टी स्क्वायर बाई 2 लिख लें, लिमिट लगा दें 0 से 10, 2 को बाहर ले लें, 2 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा उससे, तो बचा 10। यहां टी की जगह पे क्या रख देंगे? 10 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 2। यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ रखेंगे कितना होगा? 100 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा? 10 10 100 प्लस ये कितना हो जाएगा? 200।
तो चार्ज कितना हो गया 300 कूलम का, मतलब 10 सेकंड में ऑन एन एवरेज कितना 300 कूलम का चार्ज पास होगा उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, अगर ये इक्वेशन जो है फॉलो हो रही है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही बताने में लगा है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, एक बार ट्राई करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है और कुछ क्वेश्चन हम आपको धीरे धीरे देते जाएंगे जैसे जैसे। देखिए, जो करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं ये बहुत कम पूछे जाते हैं मेंस में, एडवांस में या बोर्ड में, क्योंकि 12th क्लास में करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं पूछे। तब भी हमने आपको इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला का कहाँ यूज होगा वो बता दिया। ठीक है, एवरेज करंट कैसे कैलकुलेट होगी थोड़ा बहुत वो आपको जानकारी मिल गई है, और कहाँ पे स्टेडी करंट का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो आज के लिए इतना ही है। अब कल हम लेक्चर जो अपलोड करेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेक्चर अपलोड करेंगे विद न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल देखेंगे। जितने अच्छे न्यूमेरिकल हो पाएंगे हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। सिंस बोर्ड में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में कभी कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं हुआ 12th। ठीक है, और नीट में नहीं हुआ है और मेंस में भी नहीं हुआ है। बस आपको आइडिया मिलना चाहिए था कि कैसे ये सॉल्व होंगे क्वेश्चन ऐसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले लेक्चर को हम अपलोड करेंगे तो आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड बात करेंगे, जो कि बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस और नीट के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है।